वेलकम टू मेंटोर साथी। हम लोगों ने यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हम लोगों ने पहला सब्जेक्ट पॉलिटी लिया था एंड पॉलिटी में हम लोगों ने कल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1853 तक कवर कर लिया था। तो 1853 के बाद 1857 का रिवोल्ट होता है। फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे कोई पीवाईक्यू तो आया नहीं है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में ज्यादा देख लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मेन मेन बातें इसमें यही थी कि एक्ट लाया गया। ये एक्ट मेनली क्यों लाया गया था, इसका लाने के पीछे का रीजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करना था और ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर करनी थी ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन अब पूरा इंडिया पे अपना कब्जा ले रहा था। तो जब ब्रिटिश क्राउन कब्जा ले रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एबॉलिश हो गई। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को असिस्ट, या तो कहिए ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो हेड थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब आए थे, 1773 में। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आए थे। तो ये सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो बना था, ये भी क्या हो जाएगा, अब एबॉलिश हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो गई, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट भी क्या हो गई, एबॉलिश हो गई। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी इन्होंने जो है वाइसरॉय से रिप्लेस कर दिया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको हम क्या कहेंगे, वाइसरॉय कहेंगे। अब वाइसरॉय को हेड करने के लिए इंग्लैंड में कोई तो होना चाहिए। तो वाइसरॉय को जो हेड करने के लिए नई पोस्ट बनी थी, उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, समझ लीजिए उसी तरीके का कुछ था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स थे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी, इनको भी जो है कोई ना कोई लोग असिस्ट करेंगे। तो इनको असिस्ट करने के लिए जो बनाई गई थी, वो कौन थे, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसमें कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे। तो एक बार सही से देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हुई, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट अबॉलिश हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह अब कौन आएंगे, वाइसरॉय आएंगे। अब सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट तो जा चुका है, इसकी जगह कोई ना कोई तो सिस्टम आएगा ही ना। तो ये आएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए होंगे हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे। तो अब इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, वो ये बन सकता है कि जो वाइसरॉय थे, हमारे पहले वाइसरॉय कौन थे। अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय। एंड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड स्टैनले। सो दैट वाज ऑल, इससे ज्यादा इसमें कुछ 1858 में नहीं था। सो मूविंग टुवर्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 में भी पीवाईक्यू तो आया नहीं है कोई, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में बस देख लेते हैं। तो 1861 में सबसे पहला पॉइंट था लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड, देख लेते हैं। 1853 में हमको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है, 1853 में क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, या फिर कहिए गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, सीधे सीधे वो काउंसिल दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसी तरीके से क्या हुआ था, जो प्रोविंसेस थे, तो प्रोविंसेस में भी जो गवर्नर थे, गवर्नर का अपना काउंसिल था, वो काउंसिल भी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वहाँ प्रोविंसेस में भी फॉर्म होने लगी। तो थ्री प्रोविंसेस में हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल बने। कौन कौन से थे, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, एंड पंजाब में। ये तीन जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रोविंसेस में बनाई गई। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें क्या चेंज आया था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जो है इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को के नंबर्स इंक्रीज कर दिए थे बस। और एक रेंज कर दी थी 6 से 12 के बीच में, यानी मिनिमम 6 होंगे, मैक्सिमम 12 होंगे। और इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा, वाइसरॉय अपॉइंट करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। सो एंड इसमें और तो मुझे नहीं लगता कुछ। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें और थी, लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम।
पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो मीन्स सबको अपना एक एक डिपार्टमेंट दे देते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इस टाइम मेंबर्स थे 5, तो 5 लोगों को 5 अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए थे। रेवेन्यू का दिया गया था, होम का दिया गया था, लॉ का दिया गया था, फाइनेंस का दिया गया था एंड मिलिट्री का दिया गया था। ये सबको अलग अलग जो है पोर्टफोलियो दिए गए थे। तो एक क्वेश्चन मेनली जो वनडे एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा गया है कि हु इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग 1874 में। एक छोटा सा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए। 1874 में एक 6th मेंबर भी इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड होता है। उसको जो है ये लोग पोर्टफोलियो कौन सा देते हैं, पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी पोर्टफोलियो वो जो है एक 6th मेंबर को दिया गया था, विच ईयर में, 1874 में। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। मूविंग फर्दर, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसमें पीसीएस में एक क्वेश्चन आया है, अंडर under which of the following act legislative council of India receive power to discuss the budget। इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी और यही इन्होंने देखिए पीवाईक्यू में पूछ रखा है। तो दैट वाज अंडर 1892। सो लेट्स बाकी 1892 के फीचर्स भी देख लेते हैं थोड़े से। तो इसमें मेनली यही फीचर था कि बजट डिस्कस का जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को मौका मिला था। तो सबसे पहली चीज अभी हमने 1861 में देखा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है इन्होंने 6 to 12 स्ट्रेंथ कर दी थी। यही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी, थोड़ी और इंक्रीज कर दी। एंड जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, अगर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का है तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, वाइसरॉय। और अगर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का है तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। ठीक। एंड इसमें बात देखते हैं हम बजट की। इसमें मेनली ये हुआ था कि इनको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कस करने की परमिशन दे दी गई थी। डिस्कस करना नहीं था बजट, इसमें मेनली ये था कि ये क्वेश्चन पूछ सकते थे, वो भी एक बार, वो भी 6 दिन पहले की जो है इनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी या प्रायर नोटिस देनी पड़ती थी कि आप 6 दिन पहले आप बताइए, तब जाके वो ऑफिसर्स होंगे वो जवाब देंगे। तो जो ये डिस्कस का था ऑप्शन, ये ऐसा था। एंड अगर वो जवाब दे रहे हैं तो आप जरूरी नहीं आप सेटिस्फाई हो या ना हो, तो यू कांट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिस्कस अलाउ था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नॉट अलाउड। एंड वोट तो खैर अब तो दूर ही की बात है, वोटिंग भी अलाउ नहीं थी। दैट वाज अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, मिंटो also called as मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। क्वेश्चंस इससे आए नहीं हैं लेकिन क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या था, मुस्लिम्स कैन वोट टू मुस्लिम्स ओनली। सिंपली ये था। तो ये फीचर लाने वाले कौन थे हमारे, मिंटो जी। मिंटो को ही हम इसीलिए क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स was the feature of Indian Councils Act 1909। एंड अब जब इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस तो इलेक्शन भी इसी एक्ट के थ्रू हुआ था कि हाँ फर्स्ट टाइम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को अलाउ कर दिया था। इससे पहले क्या हो रहा था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, हमने 92 में क्या देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वाइसरॉय अपॉइंट कर रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए पहले इन्होंने इलेक्शन अलाउ किया,
फिर उस इलेक्शंस के लिए इन्होंने किया कि इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस एंड पार्टिसिपेट करेंगे उसमें भी ये क्या ले आए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आए। सो दैट वाज ऑल इन 1909। इसमें एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट हुई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम कोई इंडियन गया था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एंड दैट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, the first member to be admitted in the Viceroy's Executive Council, first Indian, Satyendra Prasad Sinha. So that was all about 1909. So moving towards Government of India Act 1919. This act was also known as Montagu Chelmsford Reforms. Chelmsford Reforms. इनके जल्दी से फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर था बाइकैमरलिज्म का। आप लोगों को पता ही होगा बाइकैमरलिज्म क्या होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जहाँ दो हाउसेज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पहले क्या हुआ था, बाइकैमरलिज्म एक्ट, याद रखिएगा सेंटर पे हुआ था, प्रोविंसेस में नहीं, कंफ्यूज कर सकता है स्टेटमेंट से। बाइकैमरलिज्म एक्ट सेंटर, बाइकैमरलिज्म है तो दो हाउसेज होंगे, एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस। अपर हाउस का जो टेन्योर था 5 ईयर्स का था, एंड यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स ही थे। लोअर हाउस का टेन्योर 3 ईयर्स का था। दूसरा हमारा फीचर है डायरकी का, डायरकी एट प्रोविंसेस। प्रोविंसेस पे थी, ये भी याद रखिएगा, डायरकी कहाँ पे थी, प्रोविंसेस में। व्हाट इज डायरकी, जैसे हमारे यहाँ 7 शेड्यूल है, उसमें सब्जेक्ट डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। इसी तरीके से डायरकी में इन्होंने क्या किया, थोड़े सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए दो पार्ट में। एक पार्ट को कहा रिजर्व्ड सब्जेक्ट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, एंड दूसरे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स नाम से पता चल रहा है जो रिजर्व हो, यानी जो उनके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, ब्रिटिशर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट थे, वो उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट्स में डाल दिए, एंड जो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कम इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट थे, वो उन्होंने जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिए। इसका यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको सॉल्व पहले, इस वीडियो रोक के जो है सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। इसके नॉलेज बेस नहीं है, इसमें लॉजिक लगाइएगा। मैंने आपको जो समझाया, रिजर्व क्या थे, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, एंड जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो कम इंपॉर्टेंट थे। उस बेसिस पे इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, तो ये तो इन्होंने बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स की तरह कौन कौन से ट्रीट किए जा रहे थे। पुलिस है, पुलिस तो नॉर्मली दे नहीं देगा कि जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दे। जस्टिस नहीं दे देगा। रेवेन्यू कैसे दे सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही बचा, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होगा, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा। तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर विल बी 1, 3, 4। सो दैट यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन था। सो इसमें और फीचर्स हम देख लेते हैं। डायरकी हो गया, एंड अगला हम देखते हैं, इसमें सिविल सर्विसेज से रिलेटेड था। सिविल सर्विसेज की क्रोनोलॉजी हम थोड़ा समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसके फीचर्स आप समझ जाओगे। 1854 में क्या हुआ था, 1853 में जो है ओपन कंपटीशन आ गया था सिविल सर्विसेज के लिए। तो 1853 में सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन अलाउड था, लेकिन एग्जाम कहाँ हो रहा था, लंदन में। अलाउड, एग्जाम देना अलाउ किया। 1854 में पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स होता है, कहाँ होता है, लंदन में। इंडियंस भी अलाउड थे। फिर 1862 में पहली बार एक इंडियन ने, किसी ने एग्जाम निकाला था इंडियन सिविल सर्विसेज का। अगर आपको नाम पता है तो ठीक है, वरना मैं बता रहा हूँ, सुरेंद्र नाथ टैगोर जी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक इंडियन सिविल सर्विसेज। 1862 तक तो ऐसे चलता रहा, ठीक है। 1919 में क्या हुआ, अभी तक ये हो रहा था कि सब पेपर देने जाए थे लंदन, तो इसमें ये प्रोविजन आया कि पेपर, जब इंडियन सिविल सर्विसेज हैं तो उनका एग्जाम भी इंडिया में होना चाहिए। तो पहली बार इसका ये प्रोविजन ये आया कि एग्जाम शुड बी हेल्ड इन इंडिया। 1919 में। 1920 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, 1920 में 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 1920 में क्या हुआ,
इंडिया में एग्जाम्स होना चाहिए। तो 1922 में पहली बार एग्जाम कहाँ होता है? इलाहाबाद में। ठीक। एंड 1926 में ली कमीशन की हेल्प से, कमीशन याद रखिएगा, ली कमीशन की हेल्प से एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाती है। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में बनाई जाती है। इंग्लैंड में तो पहले से थी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, लेकिन अब एग्जाम जब इंडिया में होने लगा था तो इंडिया का खुद का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो 1926 में ली कमीशन की वजह से एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। 1935 एक्ट जो हम आगे वाला पढ़ेंगे उसमें मैं पहले बता दे रहा हूँ इसका कि जो यही पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर फेडरल सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल प्रोविंशियल एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारे यहाँ क्या है, यूपीएससी है सेंटर पे, प्रोविंसेस वाली जैसे स्टेट पीएससी है, एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस अगर दो स्टेट्स की एक साथ होती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ द सिविल सर्विसेज। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बने थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मेंबर्स कितने थे? 120। 2023 में पूछा है, 1919 का ही है। तो इनका चैम्बर ये क्यों बनाया था इसमें कि ताकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपनी जो एस्पिरेशंस हैं, जो नीड्स हैं, वो क्राउन के सामने प्रेजेंट कर सकें। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें इनके लिए और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का कुछ नहीं था। इसमें एक और चीज है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो उनको अब जो है ब्रिटिश के पर्स से या ब्रिटिश एक्सचेकर से ही अब उनको सैलरी मिलेगी। इससे पहले क्या हो रहा था, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन में बैठे हुए हैं उनको पैसा कहाँ से जा रहा था? इंडियन रेवेन्यू से जा रहा था। लेकिन अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इनको पैसा ब्रिटिश एक्सचेकर से ही जाएगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में एक नया इन्होंने पोस्ट दिया था, हेड कमिश्नर का, सॉरी माफ करिएगा, हाई कमिश्नर का। हाई कमिश्नर का इन्होंने पोस्ट निकाला है। इसका काम कुछ नहीं था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कुछ फंक्शंस इनको ट्रांसफर कर दिए गए थे बस। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं सिंपली क्या थे। इंडियन लेजिस्लेटिव मेड बाइकैमरलिज्म, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1998 में बाइकैमरलिज्म आया था, कहाँ पे आया था? सेंटर पे आया था, ये नहीं भूलना है। इंडियन सिविल सर्विसेज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिविल सर्विसेज को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज टू बी हेल्ड इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो है 1919 में एग्जाम्स कराने की बात, इसका प्रोविजन इसमें था। तभी 1922 में पहली बार इलाहाबाद में एग्जाम होता है, बाद में दिल्ली में भी होता है। एंड ये यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941। 1941 की बात हो रही है। द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कंपेयर टू यूरोपियंस। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। 1922 में इंडिया में एग्जाम होने लगा, 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन भी बन गया है, 1935 में जाके फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन गए हैं। तो ये बात हो रही है 1941 की। तो सिंपल सी बात है, इंडियंस ज्यादा ही होंगे। सो बोथ आर करेक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए लास्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, वो भी हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसमें देखिए क्वेश्चंस भी कितने आए हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो इसके पहले फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर था ऑल इंडिया फेडरेशन का। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना रहे थे जिसमें क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स हों और प्रोविंसेस हों, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स साथ में हो, वो पूरा मिला के फेडरेशन बना रहे थे। लेकिन ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। अभी हमने पीछे पढ़ा था 1919 में डायरकी। डायरकी अब सेंटर पे आ गई थी, बट जो प्रोविंसेस वाली थी वो क्या कर दी इन्होंने? खत्म कर दी। डायरकी वॉज अलाउड एट सेंटर बट डिमोलिश्ड इन प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस में डायरकी हटा दी है तो अब क्या आएगा? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है प्रोविंसेस में अलाउ कर दी थी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या क्या फीचर्स थे?
गवर्नर जो है अपने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी एडवाइस पे एक्ट करेगा। प्रोविंसेस सीधे सीधे क्राउन के अंडर में आ गए थे, दे वर अंडर द क्राउन। इनके लिए जो बजट पास कर रहा था, वो भी अमेंडमेंट्स जो हो रहे थे, वो सब कहाँ से हो रहे थे? सीधे सीधे क्राउन से हो रहा था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स और एक्सटेंड कर दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स विमेन के लिए कर दिया इन्होंने, लेबर्स के लिए कर दिया, एससी के लिए कर दिया। ठीक है। और पब्लिक सर्विस कमीशन वाला तो बता ही चुका हूँ मैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बनाया था, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था। एक प्रोविजन था फेडरल कोड का। फेडरल कोड अगर क्वेश्चन आता है कि फेडरल कोड का प्रोविजन किस एक्ट के अंदर था, 1935 के अंदर था। यही फेडरल कोड आगे चल के हमारा सुप्रीम कोर्ट बनता है। ठीक है। एंड इसमें आरबीआई का भी प्रोविजन था। एंड और क्या था? हाँ, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। इसी एक्ट के थ्रू बर्मा जो है सेपरेट हुआ था इंडिया से। सिंध सेपरेट हुआ था बॉम्बे से। एंड बिहार सेपरेट हुआ था, बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम उड़ीसा। सो इसमें तो और कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए सीधे सीधे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पूरा पूरा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही जो है उतने दिन हमारा काम चला है। सो ज्यादातर चीजें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही उस पे बेसिस पे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेपरेशन ऑफ बर्मा? सेपरेशन ऑफ बर्मा देखिए पूछा गया 2011 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरेक्टली वाज इंट्रोड्यूस्ड एज सेंट्रल लेवल? अभी मैंने कहा प्रोविंसेस में दी गई थी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई थी उसकी जगह। तो सेंटर पे क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द फेडरल कोर्ट वही 1935। फेडरल कोर्ट अभी बताया मैंने, जो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट बना था। द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात प्रोविजन था, स्टेब्लिश कहीं नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? सीधी सी बात है, सबसे पहला ही है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके बेसिस पे था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटेन के बेसिस पे था, यूके पे था, जिसका खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो हमको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देता है? तो जो सबसे ज्यादा नॉन इम्पोर्टेंट है वो क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। डायरेक्टरी का हम लोग देख ही चुके हैं क्वेश्चन। इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टरी रिफर्स टू। डायरेक्टरी क्या है? डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव ना, लेजिस्लेटर थोड़ी ना, ये तो बाइकैमरलिज्म एक हिसाब से हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट है ही नहीं। डबल गवर्नमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हैविंग टू सेट ऑफ रूलर्स नहीं। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड इनटू प्रोविंसेस, यही मैंने बताया था, एक रिजर्व सब्जेक्ट था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर क्या 1935 है। सेंटर पे इन्होंने क्या किया? डायरेक्टली लागू कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। तो पावर्स क्या हो गए? पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो गए थे। सो अगर डिवीजन ऑफ पावर का पूछा जाए सेंटर स्टेट का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन द फेडरेशन established by the government of 1935 रेसिडुअरी पावर्स, रेसिडुअरी पावर्स हमेशा जो है गवर्नर जनरल के पास ही रही हैं। यहाँ पे वाइसरॉय होता तो ज्यादा सही ऑप्शन था, क्योंकि वाइसरॉय बोला जाने लगा था। सो दैट वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जल्दी से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का जो है देख लेते हैं, ये मेनली किस लिए था? टू डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। अब आजादी तो हमको मिल गई थी, तो ये एक्ट पास करके इन्होंने सीधे सीधे क्या किया? कि हमको जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। एंड यहाँ पे एक प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, तब तक हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे हम चलेंगे। अब जब इंडिपेंडेंस मिली गई थी, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो वाइसरॉय थे, इनका क्या काम था? तो ये सब क्या हो गए थे? अबॉलिश हो गए थे। सबसे बेकार फीचर
पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों के लिए गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट भी इसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू हुआ था। एक गवर्नर जनरल जो होगा। एक और सबसे बेकार चीज की थी इन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप या तो फ्री रहें या तो आप आइदर इंडिया और पाकिस्तान, या तो इंडिया या तो पाक। इन्होंने यहाँ पे खेल खेला था। प्रिंसली स्टेट्स कह दिया था या आप फ्री रहिए या इंडिया और पाकिस्तान का जो है एक ज्वाइन कर लीजिए दोनों में से। सो दैट वाज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आई विल से जस्ट इट वाज अ रिवीजन क्लास। पढ़ाने में चैप्टर लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे जाता है, एंड मैंने इसको कल 23 मिनट्स के अप्रॉक्स लेक्चर था। आज अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितना लेक्चर हुआ, तो 15 से 20 के बीच में ही होगा। तो लगभग 40-45 मिनट में चैप्टर खत्म नहीं होता है, ये 2 घंटे चैप्टर लेता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। टुमारो वी विल बी कवरिंग चैप्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी विल कवर उसके फैक्ट्स एंड पीवाईक्यूज देखेंगे। And hope you must have learned something new. So for the revision classes of PYQs and UPPCS, and we will cover of UPSC also in future. You can join us, subscribe us. Thank you. Happy learning.